की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। क्या कहूँ बेटा, जैसे नाटक था। पत्नी, बेटी, बहू, बेटे सभी इन आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन अभी जाने कितने जीवन नाटक के दृश्य और बाकी हैं। तुम लोग अपने अतिथियों को खाना दे रहे हो और वह जाने शेख को खाना मिलता होगा या नहीं। उन लोगों ने हमारे अच्छे बेटों की बलि ली है और वह निरंतर बलि ले रहे हैं। कौन जाने वह शेख को जिंदा छोड़ेंगे भी या नहीं, कौन जानता है। शीरी अब राजेश के बहुत निकट थी। जब राजेश ने डाक बंगला छोड़ा तो वह भी अपनी कीमती साड़ी को तिलांजलि देकर जानबूझकर चेहरे पर राख पोत और 8 रुपये मात्र में आने वाली सूती धोती लपेटकर नदी मार्ग से आई और बिंदुवासिनी के नाम से अपना नाम पंजीकृत कराया। उसने कहा कि वह पेशे से नज है, अकेली है, बिल्कुल अकेली। फलस्वरूप एकदम नदी के किनारे बने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ही उसने अपनी स्वेच्छा से सेवाएं अर्पित कर दी। उसे दृढ़ विश्वास था कि अब हर क्षण राजेश पर वह अचूक निशाना ले सकती है। उसके अन्य सहयोगियों में गड़बड़ हो रही थी। जो उसे डाक बंगले के सामने रेस्तरां में मिला था, वो कहाँ गया उसका पता नहीं चल सका। फिर एक और व्यक्ति आया और उसने उसे योजना दी कि राजेश को नदी किनारे ही गोली मारना उचित होगा। इस कार्य के लिए रात के 2 बजे का समय निश्चित हुआ था। 2 बजे का समय इसलिए निश्चित हुआ था कि उस समय सीमा सुरक्षा बल के सैनिक घाट के निकट नहीं होंगे, बल्कि एक एक करके गश्त पर दूर तक बिखरे हुए होंगे। गोली मारकर शीरी सुरक्षित निकल सके वैसी व्यवस्था भी थी। निश्चित हुआ था कि एक छोटा सा मोटरबोट जिसमें रेड क्रॉस का निशान बना होगा ठीक उस स्टैंड के सम्मुख स्टॉट होगा जहां राजेश सोए होंगे। शीरी राजेश को गोली मारकर 30-35 कदम का फासला दौड़कर तय करके मोटरबोट में आ जाएगी और मोटरबोट नदी पार पूर्वी बंगाल की सीमा के तट पर छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जो कुछ किया जाएगा वह परिस्थिति के अनुसार होगा। परिस्थिति ही ऐसी बन गई थी कि शीरी इस प्रकार के आने वाले गुप्त आदेशों को मानने के लिए बाध्य थी। परंतु वास्तविकता ये थी कि मानसिक रूप से शीरी स्वस्थ नहीं थी। ये तीसरी रात थी। पहली रात PWD के इंस्पेक्शन रूम में बीती थी, वहाँ सेठ घरछोड़ भाई का प्रेत। दूसरी रात यहाँ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भी कुछ इसी प्रकार की गुजरी थी, पहली रात से भी कुछ अधिक बुरी। शायद आधी रात बीत चुकी थी। वह झोपड़ी में अकेली नहीं सो रही थी। नस का काम करने वाली 2 स्त्रियां और भी वहाँ सो रही थी। यकायक वह चौंक कर जागी। ऐसा लगा जैसे उसके पाँव में सुई जैसी कोई चीज चुभी हो। जागते ही उसे स्वाभाविक भ्रम ये हुआ कि हो न हो उसे सांप ने डसा है। तुरंत ही वह उठकर बैठ गई। यूं वह अंधेरे में सांप की आहट पाने की कोशिश कर रही थी, परंतु झोपड़ी के दरवाजे पर आहट पाकर अनायास ही उसकी दृष्टि उठ गई। एक नजर, बस एक नजर, उसने देखा कि दरवाजे पर सेठ घरछोड़ भाई खड़ा है। चाहकर भी वह चीख नहीं सकी। लगा जैसे भय से मूर्छित हो जाएगी। अपने आप को संभालने के लिए सहारा लिया तो बराबर सोई दूसरी स्त्री पर हाथ पड़ा। दूसरी स्त्री चौंक कर उठी। क्या है? कौन है? दीदी, मैं हूँ बिंदु। ओह, तो क्या बात है दीदी, कोई है? जरा देखो तो। परंतु दरवाजे पर तो कोई भी नहीं था। कौन है? कोई भी तो नहीं है। सचमुच दरवाजे पर तो कोई भी नहीं था। बौखलाई सी वह बोली, दीदी, दीदी, लगता है मेरे पाँव में सांप ने काटा है। तो क्या हुआ? आश्चर्य है। बिंदु, तू बंगालिन होकर इतना क्यों डरती है? क्या जानती नहीं यह नदी का किनारा है? पानी में डोरहा सांप होते हैं, लेकिन हुआ करें, इनमें क्या जहर होता है? डर लगता है। डर कैसा? डर कैसा पगली? विपत्ति में क्या ऐसे डर जाना चाहिए? चल सो जा। झोपड़ी में अंदर कुछ गर्मी भी थी, परंतु फिर भी शीरी को न तो बाहर जाने का साहस हुआ और न आंखें मूंद कर वह सोने की चेष्टा कर सकी। दूसरी स्त्री तुरंत ही सो गई और शीरी धीरे धीरे उस स्त्री से सटती गई और बहुत देर तक उस स्त्री के वक्ष में अपना मुंह छुपाए रही। इसी प्रकार सुबह हो गई। आज तीसरी रात थी, परंतु आज उसने निश्चय किया था कि वह सोएगी नहीं। सोने की जरूरत भी तो नहीं थी। आज की रात वह महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए तत्पर थी। जासूसी जीवन का महत्वपूर्ण कार्य। जयंत और लंदन बंगाल कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? ये जानने की वास्तव में राजेश को आवश्यकता नहीं थी। उनकी ओर से राजेश को 3 संदेश प्राप्त हुए थे।
और उन संदेशों के आधार पर लगता था कि वो दोनों यही कहीं आसपास ही हैं। पहला संदेश उन्हें यहाँ पहुँचते ही सीमा सुरक्षा बल के एक सैनिक द्वारा मिला था। कहा गया था, शायद कुछ दिन आपको यहीं रुकना पड़े, दूसरे संदेश का इंतजार कीजिए। दूसरे संदेश में कहा गया था, आपने पहचान लिया होगा कि शीरी आपके निकट ही है, परंतु जानकर भी अनजान बने रहिए। उसे प्रोत्साहन दीजिए कि उसे कोई नहीं पहचान रहा है। तीसरा संदेश उन्हें तब मिला जब हारान के साथ भोजन करके वह बाहर आए थे। एक अपरिचित सा व्यक्ति उनके हाथ में कागज थमाकर चला गया। उसने लिखा था, आप आराम कीजिए, और राजेश टेंट में आकर सो गए थे। सचमुच थके हुए थे। साधारण से पुआल के बिछौने पर उन्हें शीघ्र ही नींद आ गई। रात के ठीक 2 बजे निकट ही कोई मोटर बोट स्टार्ट हुआ। उसी क्षण धाए 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 शीरी बंगाली धन की बहुत ही साधारण साड़ी लपेटे दबे पांव उस टेंट के निकट आई और राजेश को लक्ष्य करके एक साथ 3 फायर किए। उसे आश्चर्य तब हुआ जबकि 3 फायर के बाद भी राजेश सहज भाव से उठकर बैठ गए। ओह, शीरी को काटो तो खून नहीं, जबरदस्त धोखा हुआ था उसके साथ। उसकी छोटी सी पिस्तौल बदल गई थी, देखने में वैसी ही, बिल्कुल असली जैसी, परंतु वास्तव में नाटक ड्रामों में काम आने वाला खिलौना। कहाँ चूकी थी वह, और पिस्तौल बदल लेने का ये काम जयंत ने घर छोड़ भाई के प्रेत के रूप में पहली ही रात, कलकत्ता छोड़ने की पहली ही रात PWD के इंस्पेक्शन हाउस में कर दिया था। अब तो कोई चारा नहीं था। शीरी वह खिलौना टाइप रिवाल्वर फेंक कर भागी, परंतु उस रिवाल्वर से धमाके अच्छे खासे हुए थे। सीमा सुरक्षा बल से दूर गश्त करते सैनिक धमाके सुनकर इधर की तरफ दौड़े और छोटे से मोटरबोट में प्रविष्ट होते हुए शीरी ने मोटरबोट चालक से कहा, तेजी से सीमा की ओर भागो। सब कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ भी नहीं हो सका। जयंत और लंदन बंगाल, वो दोनों साधारण और सामान्य वेशभूषा में थे और न जाने जीप कार लिए कहाँ खड़े थे। उन्होंने जीप कार को अविजित टैंक के समान नदी की रेत में चढ़ा दिया। एकदम पानी के निकट ही जाकर जीप रोकी, तब तक राजेश भी तट पर पहुंच चुके थे। कमाल किया भाई, तुम दोनों ने खूब ठगा उस बेचारी को। ओ बड़े भाई, परंतु आपने उसे जाने क्यों दिया? माथा पीटने का उपक्रम करते हुए जय बोला, लेकिन तुम लोगों ने मुझे तो कोई आदेश दे ही नहीं रखा था। यही तो गड़बड़ हुई। खैर, ये जीप कार खड़ी है, मैं कलकत्ता पूरी सूचनाएं भेज चुका हूँ। पाकिस्तानी जासूसों की दूसरी चेन आज रात के छापे में यार लोग हजम कर लेंगे। आप कलकत्ता से संपर्क रखें। लंदन बंगाल ने इस दौर में उतरकर एक नाव खोल ली थी। लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो? क्या करना चाहते हो? हम लोग अपनी गलती सुधारने जा रहे हैं, बड़े भाई शीरी को छोड़ेंगे नहीं। पागल मत बनो। जयंत सुनो, न, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके भी हम जाएंगे। हमारी प्रतीक्षा कीजिएगा। राजेश धर्म संकट में थे, कैसे सख्ती से कहे कि मत जाओ, और यकायक जाने कहां से बूढ़ा हारान प्रकट हुआ और घुटनों घुटनों पानी में घुसकर नाव में चढ़ते हुए बोला, लड़ने चल रहे हैं न? मैं साथ हूँ। राजेश को जयंत और लंदन बंगाल ने धर्म संकट में डाला था, परंतु हारान की हरकत से वह दोनों भी चौंक पड़े। परंतु बहस का समय नहीं था। शीरी का मोटरबोट दूसरे किनारे जा लगा था। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।